हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग घटना चक्र का जीएस पॉइंटर देखेंगे। उनमें जो भी जीव विज्ञान का प्रश्न है वो सारा प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा और ये भी जीव विज्ञान का सीरीज है। इनके बाद फिर भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का सीरीज भी आएगा। तो स्टूडेंट, जीव विज्ञान में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो आइए देखते हैं। तो पहला टॉपिक है जैव विकास को देखेंगे, इनके बाद वर्गीकी को देखेंगे और कोशिका को देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला आप लोगों के लिए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण होगा। और ये किसके लिए यूजफुल है, तो बीपीएससी एग्जाम के स्टूडेंट इनके लिए यूजफुल है, यूपीएससी के स्टूडेंट के लिए, यूपी पीसीएस स्टूडेंट के लिए यूजफुल है। और बिहार एसआई को जो एग्ज़ाम होता है, बिहार दरोगा हो गया ना, और बिहार पुलिस और अदर एंट्रेंस एग्जाम, ये सभी के लिए क्या बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान की उपशाखाएं को हम लोग देखेंगे। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, इनका क्या हो जाएगा, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवर दोनों का सही सुमेलन है। तो पक्षी का जो अध्ययन होता है वो क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी होता है। ठीक है, वंशागति का अध्ययन जेनेटिक्स में करते हैं हम लोग। जेनेटिक्स का फादर कौन था, मेंडल था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पर्यावरण का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। जीव और पर्यावरण के बीच का जो संबंध होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं। ठीक है, इकोलॉजी टर्म कौन दिया था, एडजी टांस ने दिया था, ये भी याद रखेंगे। जीवाश्म की बात करेंगे, जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है, पोलियो बायोलॉजी, पेलियोंटोलॉजी भी कहलाता है। ठीक है, पोलियो बायोलॉजी भी कहलाता है। फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। कीड़ों मकोड़ों का अध्ययन भी एंटोमोलॉजी कहलाता है। विषय जो जनसंख्या और मानव जाति समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है उनको क्या कहते हैं, जननांकिकी कहते हैं, जननांकिकी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं, इथनोलॉजी कहते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, बायोनिक्स कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं पादप जीवाश्मों का। पोलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। रेशम कीट का पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। मछली पालन को क्या कहते हैं, पिसीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी के पालन को क्या बोलते हैं, या उपयोग किया जाता है, क्या बोलते हैं, एपीकल्चर कहते हैं उनको। ठीक है, फिर सही सुमेल देखेंगे आगे। चलिए, फूलों की खेती क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फूलों की खेती क्या कहलाएगा, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी कहलाता है। सब्जियों की खेती ओलोरिकल्चर कहलाता है। फलों की खेती पोमोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पोमोलॉजी ना, जो फलों का अध्ययन होता है वो भी क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। पिसीकल्चर मछली पालन, पिसीकल्चर। हॉर्टिकल्चर बागवानी, फूल फल सब्जी की कृषि करना, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओलोरिकल्चर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सही सुमेलित है। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन को क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। फिलोलॉजी भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन को क्या बोलते हैं, फिलोलॉजी बोलते हैं। आइकोनोग्राफी प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन को क्या बोलते हैं, आइकोनोग्राफी बोलते हैं। विटिकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है, क्या होता है, अंगूर जो उत्पादित होता है किससे, कौन सा कल्चर के द्वारा, विटिकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है। ठीक है, कीट संवर्धन है, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को क्या बोलते हैं, कीट संवर्धन बोलते हैं। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। तो वर्मी कल्चर जो खाद होता है जैविक खेती में उपयोग करते हैं हम लोग, तो उसमें कौन सा वर्म प्रयुक्त होता है, अर्थवर्म। क्योंकि वर्म कई प्रकार के होते हैं, तो राउंड वर्म होता है, अर्थवर्म होता है, टेप वर्म होता है ना। तो वर्मी कल्चर में जो प्रयुक्त होता है उस वर्म का नाम क्या, अर्थवर्म, उनको हम लोग बोलते हैं। आगे देखेंगे। जेरोंटोलॉजी संबंधित है वृद्धों के अध्ययन से जेरोंटोलॉजी संबंधित है। ठीक है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं, जेरोंटोलॉजी कहते हैं। जेनेटिक्स अध्ययन है अनुवांशिकता और विचरण का। अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन को क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। और जेनेटिक्स का फादर मेंडल को कहा जाता है, पहले भी मैंने बताया है। आगे देखेंगे। पेडोलॉजी संबंधित है, तो पेडोलॉजी संबंधित है मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से। मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से पेडोलॉजी क्या संबंधित है। अस्थियों का अध्ययन किया जाता है ओस्टियोलॉजी के अंतर्गत। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेंटोलॉजी।
साइकोलॉजी मनोविज्ञान, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में से बेमेल है। बेमेल कौन है? साइकोलॉजी है। पैथोलॉजी बायो से रिलेटेड है, बैक्टीरियोलॉजी बायो से रिलेटेड है, फिजियोलॉजी जो है ये क्या है? ये भी बायोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन साइकोलॉजी जो है ये बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसको बेमेल कहा गया। ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स है मृदाविहीन पादप संवर्धन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। तो ये तो कुछ जीव विज्ञान की उपशाखाएं थी। अब हम लोग जैव विकास की जो महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको हम लोग देखेंगे। जीव विज्ञान में जैव विकास के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को हम लोग देखेंगे, वन लाइनर को। चलिए, पहला क्वेश्चन है मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में से प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी ऑक्सीजन। ठीक है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व। नीलहरित शैवाल, कवक, अमीबा और यूग्लिना में से पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है नीलहरित शैवाल। तो अगला डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद आधारित है ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया चार्ल्स डार्विन ने। पुस्तक दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी गई डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लेमार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम कौन समझाया? लेमार्क ने समझाया था। ठीक है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। कौन किया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था, ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब कुछ सुमेल को देखेंगे। सुमेल सही सुमेलित है। विकास का सिद्धांत किससे सुमेलित है? डार्विन से। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बिडल और टेटम ने की थी। ऑपरेंट अवधारणा किससे संबंधित है? जैकब और मोनोड से। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से किया जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है, वो है चीता। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नोन। क्रो-मैग्नोन मानुस। शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में आता है। क्या है? एक आदि मानव जाति स्पीसीज के संदर्भ में है। जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी आर्क्योप्टेरिक्स है। जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। आर्क्योप्टेरिक्स योजक कड़ी है सरीसृप व पक्षी के बीच की। मैमथ पूर्वज है हाथी का। ठीक है। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप का। आप लोग के लिए क्वेश्चन है प्लांट और एनिमल के बीच का योजक कड़ी कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। डायनासोर रहे मेसोजोइक युग में। जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में सही अनुक्रम है तो सेलामेंडर, अजगर और कंगारू, ये सही अनुक्रम है। ये जैव विकास था। अब आगे हम लोग वर्गीकी को देखेंगे। तो जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किनकी है? तो वह कीटों की। ठीक है। अगला है कथन ए अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है। विभाजन यहाँ पे नहीं होगा, विभाजन हो सकता है। ठीक है। विभाजन होगा क्योंकि अमीबा में द्विभाजन प्रक्रिया द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है। कारण है सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। सभी एक कोशिकीय जीव क्या करते हैं? अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर को के तापक्रम को क्या करते हैं? हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। सही कथन है। सही कथन को देखेंगे। गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अस्थिल मछलियों में वात्सय आमतौर से विद्यमान होता है तथा उपास्थीमय मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। ठीक है। स्टार फिश, साफिश, पाइप फिश तथा गिटार फिश में से वह जो मछली नहीं है तो वो है स्टार फिश। स्टार फिश क्या मछली नहीं है। रजत मीन, क्रे फिश, जेली फिश तथा कैट फिश में से वह जो वास्तविक मीन मछली है तो वो कैट फिश हो जाएगा। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे। स्टार फिश, जेली फिश, हैग फिश तथा समुद्री घोड़ा में से वह जो वास्तविक रूप से मछली है तो वो है समुद्री घोड़ा।
सबसे बड़ी स्तनपायी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे बड़ी स्तनपायी है व्हेल। व्हेल प्राणी है स्तनपायी वर्ग का। शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस तथा व्हेल में से स्तनपायी है व्हेल। फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल, हम्पबैक व्हेल प्रजातियों में से दांत वाली व्हेलों में विशालतम है तो वो है स्पर्म व्हेल। एकिडना कंगारू से ही तथा व्हेल में से वह जो अंडे देता है सीधे बच्चे नहीं देता है, तो ये हो जाएगा एकिडना। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं हम। आगे देखेंगे हम लोग उड़ने वाले स्तनपायी। तो उड़ने वाले स्तनपायी कौन? चमगादड़। उड़ने वाले जीवों में से वह जो पक्षी वर्ग में नहीं आता, चमगादड़। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा तथा समुद्री सिंह में से स्तनधारी है समुद्री गाय एवं समुद्री सिंह। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। सील है एक स्तनपायी। पेंगुइन, व्हेल, ऑटर तथा कछुआ में से निरसंस प्राणी है। निरसंस प्राणी है, ऑटर हो जाएगा उदबिलाव जिनको हम लोग बोलते हैं। एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं के बारे में। वह गुण जो मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है, जानने की इच्छा प्रकट करना। गिबन, गोरिल्ला, लंगूर तथा ओरंग उटान में से कपी नहीं है, लंगूर। मानव सदृश लघुतम कपी है तो गिबन हो जाएगा। गाय, बकरी, भेड़ तथा हिरण कुल में से नील गाय आती है तो नील गाय किसमें आती है? हिरण कुल में आती है। किसमें आती है? हिरण कुल में आती है। हिरण, गीदड़, जेबरा और घोड़ा में से वह जंतु जिसमें खुर नहीं पाए जाते हैं, गीदड़। ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवची मोलस्का है। क्या? मोलस्का फाइलम से बिलोंग करता ऑक्टोपस। ठीक है। सबसे बड़ा अकशेरुकी है कोलोसल स्क्विड। केकड़ा, बरूथी, बिच्छू तथा मकड़ी में से वह जीव जो अन्य 3 जीवों में की वर्ग का नहीं है तो वो हो जाएगा केकड़ा। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है कुक्कुटों की। कुक्कुट होता है ना, कुक्कुट, उन्हीं का क्या व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग टीक और माइट। टीक और माइट वास्तव में होते हैं, तो टीक और माइट वास्तव में क्या होते हैं? मकड़ी वंशी। जुगनू होता है एक कीट है। जुगनू क्या है? कीट है। खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी तथा मच्छर में से वह जो कीट नहीं है, मकड़ी। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगे। कितनी टांगे? 8 टांगे। तितली, तिलचट्टा, मच्छर तथा मकड़ी में कीट नहीं है, मकड़ी। ठीक है। आगे देखते हैं छिपकली, तिलचट्टा, घरेलू खटमल तथा मच्छर में से वह जीव जिसका रक्त सफ़ेद होता है, तिलचट्टा का। ठीक। आगे देखते हैं जब चींटियाँ कटती है तो वो अंतक्षेपित करती है कौन सा? फॉर्मिक अम्ल अंतक्षेपित करती है। कौन सा अंतक्षेपित करती है? फॉर्मिक अम्ल करती है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है गौसमी रेशम। सही कथन। फीताकृमि क्या है? उभयलिंगी है। गोलकृमि क्या है? गोलकृमि के अलग अलग लिंग होते हैं। फाइलेरिया सूत्रकृमि से होते हैं। गिनीकृमि सूत्रकृमि है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। आगे वह ग्रुप जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, मच्छर, चमगादड़, उल्लू। ठीक है। आगे देखते हैं मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसते हैं। मादा पौधे का रस चूसती है। मादा की अपेक्षा नर के डेन बड़े होते हैं, नर की अपेक्षा मादा के डेन बड़े होते हैं। तो इनमें से जो सही आंसर वो है 2 और 5 सही है। कौन कौन? 1, 2 केवल मादा रक्त चूसती है और 5 नर की अपेक्षा मादा के डेन बड़े होते हैं। ये हो जाएगा इनका आंसर। मोलोक, ऊंट, जेब्रा तथा यूरोमेस्टिकस में से वह प्राणी जो अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेती है वह है ऊंट। क्या है? ऊंट, जिनको हम बोलते हैं ना, उसमें वो जल का संग्रह करती है। ठीक है। आगे देखते हैं जिराफ, ऊंट, कंगारू तथा कंगारू चूहा में से वह जो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है, कंगारू चूहा। कंगारू चूहा, जिराफ, गिलहरी तथा कौवा में से वह जो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है, कंगारू चूहा हो जाएगा। सर्पों की विष ग्रंथियों की समांग है कशेरुकी प्राणियों की लाल ग्रंथियाँ की। सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है किनका है? जंभिका मैक्सिलरी दंत के। ठीक है। आगे देखते हैं चट्टान पे उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं शैलोद्भिद कहलाते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शैलोद्भिद कहलाते हैं। पैशन फ्लावर पादप घटपर्णी, रात की रानी, नाइट क्वीन तथा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट में से किठारी पादप है। घटपर्णी क्या है? किठारी पादप है। घटपर्णी के स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण तथा पर्णवृंत भागों में से वह जो घट में रूपांतरित होता है पत्ता है। सुमेलित है। सुमेलित क्या इसमें देखेंगे, सुमेलित है तो देखेंगे ईस्ट
किण्वन से संबंधित है, कैसिन दुग्ध प्रोटीन, एलोवेरा आवृतबीजी, घटपर्णी कीटभक्षी पौधा, अमरबेल तना परजीवी, चंदन जड़ परजीवी, ऑर्किड अधिपादप, ऑर्किड क्या हो जाएगा अधिपादप, एपीफाइट, एपीफाइट किसको बोलते हैं, अधिपादप उनको बोलते हैं जो पादप के छाया में उगता हो, कोई बड़ा सा प्लांट के छाया में जो उगता हो उसको क्या बोलते हैं अधिपादप बोलते हैं। जैसे ऑर्किड हो गया, या कोई प्लांट के ऊपर है, प्लांट के ऊपर ही कोई बड़ा सा जैसे मैंगो प्लांट है, तो मैंगो प्लांट के ऊपर कौन सा दूसरा प्लांट होता है, ऑर्किड का लत्ती होता है, ऑर्किड का प्लांट हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे उस तरह के प्लांट को क्या बोलेंगे एपीफाइट बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। निपेंथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं अपाची पौधा पाया जाता है, तो मेघालय में पाया जाता है। पौधे का वह भाग जिसमें हल्दी प्राप्त होता है, तना, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा है प्रकंद राइजोम, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है ड्रूप। यदि किसी उभयलिंग पुष्प में पुमंग और जैंग अलग अलग समय परिपक्व होता तो इस तथ्य को क्या कहेंगे, इस तथ्य को कहेंगे भिन्न काल पक्वता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी उभयलिंग पुष्प मतलब यदि जो द्विलिंगी पुष्प है जिसमें नर तथा मादा क्या होता है एक साथ होता है, एक ही फूल के अंदर होता है, तो उसमें जो पुमंग होता है जिसको नर भाग हम लोग बोलते हैं वो, और जैंग जो होता है जिसको हम लोग मादा भाग बोलते हैं, दोनों अलग अलग समय पे क्या हुआ मैच्योर हुआ, प्रजनन के लिए परिपक्व हुआ, तो इस तथ्य को कहेंगे भिन्न काल पक्वता, मतलब अलग अलग समय में क्या होना मैच्योर होना। ओके, आगे देखेंगे हम लोग। आलू, शकरकंद, बंडा, जिमीकंद अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से एक रूपांतरित जड़ है शकरकंद का। गन्ना, अदरक, आलू तथा शकरकंद में से वह जिसका संग्रह अंग तना नहीं है शकरकंद। सलजम, अदरक, गाजर तथा शकरकंद में से वह जो तना है अदरक। अदरक तना जड़ नहीं क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। ठीक है, सरसों, गेहूँ, धान तथा मक्का में से वह फसल जिसकी रोपाई की जाती है वो है धान। आगे देखेंगे। अब सुमेलन को देखेंगे। सुमेलन है परकंद किससे संबंधित है, अदरक से, स्तंभकंद आलू से, सलकंद लहसुन से, घनकंद जिमीकंद सुरन से। ठीक है, आगे देखते हैं। गाजर, शकरकंद, नारियल तथा आलू में से रूपांतरित स्तंभ है आलू। आलू है एक कंद या ट्यूबर। जैव उर्वरक परवाल मूल, लाइकेन तथा कवक मूल में से वह जो कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक साहचर्य है वह है कवक मूल, माइकोराइजा उनको हम लोग कहते हैं। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है कवक और पौधों के मध्य। आगे देखिए, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्त्रीकरण जीवाणु है सहजीवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सहजीवी हो जाएगा। आगे देखेंगे। मटर पौधा है, मटर पौधा क्या शाक है, मटर पौधा क्या शाक है। तना काट आमतौर से प्रयोग किया जाता है गन्ना प्रवर्धन के लिए। लौंग है, बंद कलियां हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, लौंग क्या कलियां। ठीक है, लौंग किससे प्राप्त होती है, कलियों से प्राप्त होती है। जीरा, लौंग, काली मिर्च तथा हल्दी में से वो जो पुष्प कलिका होती है लौंग है। ठीक है, लौंग प्राप्त होते हैं शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होती है। सुमेलित है, अब सुमेलित को देखेंगे आगे। अदरक राइजोम से संबंधित है। केसर पुष्प की वर्तिका एवं वर्तिकाग्र स्टिग्मा स्टाइल। अफीम, अफीम क्या होता है, अफीम अधपका फल या डूडी से संबंधित है। सन तना से संबंधित है। केसर होता है सूखा मिश्रण फूल के बीज बनाने वाले भागों का। केसर होता है सूखा मिश्रण फूल के बीज बनाने वाले भागों का। सुमेलित को देखेंगे फिर से। अदरक, अदरक संबंधित है प्रकंद से, प्याज मांसल पर्ण से, आलू रूपांतरित तना या कंद से, नारियल भ्रूणपोष से। तना, बीज, जड़ तथा फल में से आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है, तना होता है। आलू का जो खाने योग्य भाग है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तना बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आलू, मूली, भिंडी तथा शकरकंद में से एक फल है भिंडी। भिंडी क्या है, फल। सेब, अंगूर, खजूर और आलू बुखारा में से सच्चा फल नहीं है सेब। सेब को आभासी फल कहा जाता है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। आभासी फल और सत्य फल, दो प्रकार का फल होता है, एक सत्य फल होता है और एक आभासी फल होता है। तो सत्य फल किनको बोलते हैं, जो अंडाशय से विकसित होता है और जो अंडाशय से विकसित न होकर के पुष्प के किसी अन्य भागों से विकसित होता है, जैसे थैलमस हो गया और कली हो गया ना, लीफ वगैरह हो गया। ठीक है, इनसे विकसित होता तो उसको आभासी फल या असत्य फल कहेंगे। तो सेब क्या, थैलमस से विकसित हुआ इसलिए इनको आभासी फल हम लोग कहते हैं। आगे देखेंगे। पादप कली है, तो पादप कली एक घूर्णीय टहनी कॉर्क प्राप्त होता है क्वेकर्स सुबर ओक नामक पेड़ से।
लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आ जाते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है सल्फेनिक अम्ल को निष्कासित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। क्या है? पुष्प। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्सेसिन, यहाँ पे लिखा हुआ लेकिन कैप्थेसिन होगा, ठीक है। कैप्थेसिन की उपस्थिति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैप्थेसिन की उपस्थिति। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के जिस चरण में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है वह है, तो वह क्या है? वह है कोशित प्यूपा, जिनको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशित प्यूपा। रेशम कीट जिन पर पनपता है वह है शहतूत की पत्तियां। रेशम शहद लाख तथा मोती में से वह है जो कीटों से प्राप्त नहीं होता है, तो वह है मोती। आगे देखेंगे, गन्ना, घृतकुमारी, कपास तथा महुआ में से वह जो औषधीय फसल है घृतकुमारी। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व है फिनोल एवं फ्लेवोनाइड की उपस्थिति के कारण। पुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है आवृतबीजी पादप से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि पुनेन का निष्कर्ष किया जाता है सिनकोना की छाल से, ठीक है। आगे देखेंगे, मलेरिया निदान हेतु आर्टिथियर नामक की औषधि प्राप्त होती है बीजी पादप से। समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का। सही सुमेलित है, सही सुमेलित को देखेंगे। उत्पाद स्रोत से संबंधित है। उत्पाद, पहले उत्पाद देखेंगे फिर स्रोत देखेंगे। अफीम फल से संबंधित है। हींग जड़ एवं राइजोम। रबर तना से। पुनेन छाल से संबंधित है, ठीक है। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है क्लोरोक्विनोन। क्लोरोक्विन बोलते हैं, क्लोरोक्विन। कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक कृत्रिम औषधि है। क्या? कृत्रिम, मानव द्वारा बनाई औषधि है। लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनो जीवाणु तथा डायटम में से जीवों का वह समूह जिसका डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। डायटम शहतूत का फल है। आगे क्या है? शहतूत का फल देखेंगे हम लोग। शहतूत का फल है सोरोसिस। सन, पटसन, जूट तथा कपास में से वह जो पौधों के तनों का उत्पाद नहीं है कपास। लेग हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। बौना, गेहूं, शंकर मक्का, ट्रिटिकेल तथा सोयाबीन में से वह जो मानव निर्मित धान्य अनाज है तथा जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है तो वह है ट्रिटिकेल। आगे देखेंगे, केनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों की निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि इनके तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। आगे देखेंगे, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कंपाउंड क्षुद्रबीन द्वारा, ठीक है। आगे देखेंगे, स्पंजी उत्तक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात प्रभावित हो रहा हुआ है अल्फांसो। आगे देखेंगे, कथन एक कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। कारण आर, इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो ये सही है परंतु आर गलत है। ये इसलिए सही है कि जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं लेकिन जीवाणु में हरा पदार्थ यानी हरित लवक जो होता है वो गलत बात है, ये नहीं होता है, ठीक है। ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। ये वनस्पति और जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। ये फूल देने वाले फूल न देने वाले वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। सूक्ष्म जीवाणु के बारे में उपरोक्त कथनों में से सत्य है, तो सत्य कौन है? कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई क्या सत्य नहीं है ना? ये भी सत्य नहीं, ये भी सत्य और ये भी सत्य नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे, मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं। कारण मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। ये सही है परंतु आर गलत है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। मरुस्थल में फ्रिएटोफाइटस मिलते हैं यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी विस्तृत पीठ मूसला जड़ होती है। शुष्क जलवायु की भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं मरुद्भिद। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं मांसल। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो कहते हैं हेलोफाइट कहते हैं। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। अगला, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। तो जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है।
नमकीन पानी में उगाए गए पौधों थैलोफाइटस कहलाते हैं। सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। उपरोक्त तत्वों में से सत्य है, सत्य केवल 1 और 4 है। कितना है? केवल 1 है और 4 है। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता, ये सत्य है। चौथा सत्य है, सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन कौन है? साइटोकाइनिन है। आगे देखेंगे, एपीफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए ना, यांत्रिक सहारा के लिए। ठीक है, पहले भी बताए थे अभी जस्ट, यांत्रिक अवलंबन के लिए रहते हैं। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यक होती है वह उससे अवशोषण करते हैं जड़ों के बालों से। ठीक है, हाइड्रोफाइटस कहते हैं एक जलीय पौधे को, जल में उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइटस कहते हैं। पौधों द्वारा ली गई विकिरणीय ऊर्जा का परिणाम है जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। सही सुमेलन को देखेंगे, सही सुमेलन है सौजीवी उत्पादक, परोपजीवी उपभोक्ता, मृतोपजीवी विभिन्दक, तृणभक्षी प्राथमिक उपभोक्ता। आगे देखते हैं, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है मीथेन के। अधिकांश कीट शोषण करते हैं वातक तंत्र से। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता। जल से बाहर निकाल ली जाने पर मछलियाँ मर जाती क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती। क्या नहीं ले पाती है? श्वास नहीं ले पाती। आगे देखेंगे, मछलियों में सामान्यतः शोषण होता है गलफड़ों द्वारा। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। पपीते में पीले रंग का कारण है केरिकाजेंथिन। अगर ये आप लोग को वर्णक से संबंधित वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाकर के ये वीडियो देख सकते हैं। टमाटर लाल क्यों होती है, मिर्च लाल क्यों होता है ना, पपीता लाल क्यों होता है, संतरा लाल क्यों होता है, ये सभी का जो पिगमेंट होता है वो मैंने बना के रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की जिसकी ऊँचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। यह भारत के जिस भाग में खोजी गई है वह है अंडमान द्वीप। क्या है? अंडमान द्वीप हो जाएगा आंसर। जीवित प्राणियों का वह समूह जो एक ही स्पीशीज से संबंधित है, चीनी, अमेरिकी, भारतीय, काले अफ्रीकी। खमीर एक उदाहरण है कवक का। यीस्ट और मशरूम है फफूंद या कवक। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाले मशरूम होता है कवक। कपास का प्रमुख घटक है सेल्यूलोज। कपास का प्रमुख घटक क्या है? सेल्यूलोज। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक और शैवाल से। कवक और शैवाल के मिलने से लाइकेन बनती है। क्या बनती है? लाइकेन मिश्रित जीव बनती है। ठीक है, आगे देखते हैं, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं म्यूटलिज्म बोलते हैं। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर ही पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है वास्तव में सहजीवी साहचर्य है शैवाल और कवक के। नोस्कापिन प्राप्त होता है पोस्ता पॉपी से। हेरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से। मॉर्फिन प्राप्त होती है तो पोस्ता के फल से। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लेटेक्स से। लेटेक्स क्या होता है? जो बिना पके फल होते हैं, फल के जो दूध होता है ना, दूध को लेटेक्स बोलते हैं। उससे क्या होता है? अफीम प्राप्त किया जाता है दूधिया पदार्थ से। ठीक है, आगे देखते हैं, अफीम पोस्ता प्राप्त होता है। तो अफीम पोस्ता प्राप्त होता है पौधे के अधपके फल से। अफीम का मुख्य अवयव है मॉर्फिन। अफीम किस श्रेणी के दवा के अंतर्गत आता है? अवसादकारी। अफीम का वास्तविक नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम। अब हम लोग जैव विकास वर्गीकी को देखिए। अब हम लोग कोशिका को देखेंगे। कोशिका के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं, नाभिक के अलावा, एक मिनट, नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिकांग में डीएनए होता है वह है माइटोकॉन्ड्रिया। सौर ऊर्जा का एटीपी में रूपांतरण होता है क्लोरोप्लास्ट में। सही कथन है विषाणु सम एकल तत्व आरएनए अणु से बने होते हैं। आगे देखते हैं, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। तो साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं कितना? 23 जोड़ा होते हैं। कितना होते हैं? 23 जोड़ा होते हैं, 46 होते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है 23 जोड़ा। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। बंदर, चीता, तितली और छिपकली में से लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। किसमें? छिपकली में नहीं होते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। क्या कारण? कोशिका भित्ति के कारण है। क्या कारण है? कोशिका भित्ति के कारण। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है, किंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती नहीं है। ठीक है, ये याद रखेंगे हम लोग।
आगे देखते हैं, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है सेलुलोज की कोशिका भित्ति। सेलुलोज की बनी जो कोशिका भित्ति होती है वो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। जैव विकास का वो भाग कोशिकांग, जो कोशिका का पावर हाउस कहलाता, शक्ति स्रोत कहलाता, वो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है, एटीपी बनता है, ऊर्जा बनता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, आप यहाँ याद रखेंगे इसको। आगे पीतपिंड, पीतपिंड कॉर्पस लूटेम की सहंती है अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकांगों की ना। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से। प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अंतर्द्रव्य झिल्ली का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्टकट में ER इनको बोलते हैं। ठीक है, ER का खोज कौन किया था, पोर्टर ने किया था। और राइबोसोम की भी भूमिका प्रोटीन बनाने में, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम का खोज कौन किया था, जॉर्ज पैलेट ने किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखेंगे। लसिका कोशिकाएं बनती है तिल्ली, थाइमस ग्रंथि, अस्थिमज्जा एवं लसिका ग्रंथियों में बनती है। आगे देखेंगे, स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। दूसरा, स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है। तीसरा, स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंतकाल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती है। आगे क्या है, भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं की भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। उपरोक्त में सत्य कथन है, सत्य कथन क्या है, 3 और 4 है। तो पहला तो 4वां सत्य है, भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का सृजन किया जिन्हें कई प्रकार से के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। 4 सही है और तीसरा भी सही है। ठीक है, स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती है, ये भी सही है। आगे देखेंगे, प्राणियों में स्तंभ कोशिकाएं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में सत्य कथन है, ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है, ये अंगों की क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है तथा ये एक अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं एपोप्टोसिस कहते हैं। ठीक है, कोशिका की मृत्यु की जो प्रक्रिया उनको क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस बोलते हैं इनको। ठीक है, आगे देखेंगे, हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पादन करने वाले पादप हैं क्रीब्स चक्र। कौन सा चक्र, क्रीब्स चक्र। ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया खोज कौन किया था, अल्टमैन ने किया था 1886 में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं ना, कोशिका का ऊर्जागृह भी कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ तक कोशिका हो गया। और कोशिका और वर्गिकी और जैव विकास, ये तीनों टॉपिक का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ बता दिया है। तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें।